आपके पास, क्योंकि ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए तारिक रहमान इस वक्त आप देख रहे हैं जो सफेद कलर के कोट में यहाँ पर सफेद शर्ट पहने हुए आपको दिख रहे हैं, यही है तारिक रहमान। और ऐसे में इनकी वतन वापसी 17 साल बाद बांग्लादेश में हो रही है, उसके लिए वहां पर कितने लोग एकत्रित हुए हैं ये आप देखिए। खालिदा जिया के बेटे हैं तारिक रहमान, 17 साल से देश से बाहर थे, 2008 में लंदन चले गए थे और फिलहाल जो मजहर खान जी ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक वो इलाज के लिए गए थे, लेकिन कई बार उनको फरार भी घोषित किया जा चुका है, वहां से भाग गए थे ये भी कहा जाता है, क्योंकि कई सारे उस वक्त केस उन पर चल रहे थे, भ्रष्टाचार का मामला भी उन पर चल रहा था। उसके बाद वो 17 साल तक लंदन में ही रहे और अब उनकी जब वापसी हो रही है बांग्लादेश से, न्यूज़ 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर, एक्सक्लूसिव वीडियोस वहां से हम आपको दिखा रहे हैं। ढाका से ये लाइव तस्वीरें हैं घमासान के बीच। अब आखिर क्या कुछ होगा बांग्लादेश में? क्या बांग्लादेश की सत्ता की बागडोर तारिक रहमान संभालेंगे? क्या इतना समर्थन, इतना प्यार उनको मिलेगा? बीएनपी से तो पूरा समर्थन और प्यार उनको यहाँ पर मिलता ही आया है, लेकिन क्या बांग्लादेश की जनता उनको चुनेगी? क्या ये रास्ता उनके लिए इतना आसान होगा जब यूनुस पहले से ही यहाँ पर विरोध जता चुके हैं कि वो चुनाव आखिर नहीं चाहते? तो क्या ऐसे माहौल के बीच में बीएनपी अपना रास्ता यहां पर बना पाएगी या फिर नहीं? तारिक रहमान को मौका दिया जाएगा या फिर नहीं? क्योंकि 17 साल से वो बांग्लादेश में रहे नहीं है, ऐसे में क्या उनकी लोकप्रियता कुछ कम हुई है या लोग अब भी उनको पसंद करते हैं? क्योंकि बाहर जो लोग एकत्रित हुए हैं, आपको बता दें एयरपोर्ट के बाहर ढाका में, वो सब बीएनपी के कार्यकर्ता हैं, यानी कि उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो जाहिर सी बात है ऐसी तस्वीर तो वहां से निकलेगी और जब 17 साल बाद खालिदा जिया के जो बेटे हैं वो वापस आएंगे तो वो तस्वीर तो निकलकर सामने आएगी ही आएगी। लेकिन क्या जनता भी इसी तरीके से उनको चाहती है? क्या वो जनता के चहेते हैं या फिर नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आपको बता दें 12 फरवरी को चुनाव होना है 2026 अगले साल, उसके लिए तैयारियां सारे राजनीतिक दल वहां पर कर रहे हैं। बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी खुद को एक मजबूत रणनीतिक तौर पर देख रही है, एक मजबूत राजनीतिक दल के रूप में खुद को देख रही है, क्योंकि सामने विरोधी कोई खास नहीं है और इसीलिए वहां पर अब चुनाव जब होगा तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बीएनपी जीत सकती है और अगर बीएनपी जीतेगी तो प्रधानमंत्री के रूप में तारिक रहमान सबके सामने यहां पर होंगे। और ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि अगर वो सत्ता में आए तो भारत से रिश्ते किस तरीके से मजबूती से आगे वो बढ़ाएंगे, क्योंकि अब तक जो उनकी छवि रही है वो न्यूट्रल नेता के तौर पर छवि रही है। तो आखिर उन रिश्तों को आगे अग्रसर किस तरीके से उनकी ओर से किया जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल ढाका एयरपोर्ट से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तारिक रहमान बीएनपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ मुलाकात करते हुए, पूरी प्रोटेक्शन इनको वहां पर दी गई है क्योंकि कई सारी किलिंग्स भी वहां पर हो रही हैं कई नेताओं को लेकर, और खास तौर पर उनको टारगेट किया जा रहा है जो चुनाव में उतर रहे हैं, जो उम्मीदवार वहां पर बन रहे हैं, छात्र नेता हैं, उसमें कई सारे युवा नेता भी शामिल हैं। शैलेंद्र वांगू लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, मुलाकात की तस्वीरें बेहद अहम है बांग्लादेश में, लेकिन अगर सत्ता में आते हैं तारिक रहमान, जैसा आप भी जिक्र कर रहे थे, तो भारत से कैसे संबंध वो मजबूत करेंगे? क्योंकि इससे पहले आपने जिक्र किया कि अब तक तो न्यूट्रल छवि रही है, लेकिन पूरे बीएनपी को अगर देखा जाए तो बीएनपी कुछ खासा पक्ष में भी नहीं रही भारत के। देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें तारिक रहमान की तो इनके अगर हम पुराने बयानों का जिक्र करें तो उन्होंने हमेशा कहा है कि हम बांग्लादेश को आगे रखेंगे, हम भारत और पाकिस्तान से पहले बांग्लादेश की बात करेंगे। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा बयान उन्होंने इस तरह के दिए हैं, लेकिन उससे भी अहम बात यह है कि जो मौजूदा सरकार है, जो वहां पर एडहॉक गवर्नमेंट अभी यूनुस की है, वो लगातार जो कदम उठा रही है फॉरेन पॉलिसी को लेकर, उस पर भी आपत्ति जताई है। यानी कि ये कह सकते हैं कि तारिक रहमान जो है वो मोहम्मद यूनुस के भी खिलाफ है। वो कहते आ रहे हैं कि आप एक समय के लिए, लिमिटेड पीरियड के लिए आप सत्ता में हैं, तो आप लॉन्ग टर्म जो डिप्लोमेटिक फैसले हैं वो आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म डिप्लोमेटिक फैसले हैं वो वहां पर चुनी हुई सरकार ही लेगी लोगों के हितों को देखते हुए। लेकिन जो फिलहाल मौजूदा यूनुस सरकार वहां पर है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के इशारों पर, वो और जो वहां पे एक्सट्रीमिस्ट है उनके इशारों पर ही वो बयान भी देते हैं, उस तरह के उनके कदम भी उठाते हैं। लेकिन जो हमने देखा है कि भले ही तारिक रहमान की बात करें तो वो मुखालफत करते हैं मोहम्मद यूनुस की भी, और साथ ही साथ वो जो पूर्व प्रधानमंत्री रही हैं शेख हसीना, उनके भी वो खिलाफ बोलते रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि जो मौजूदा हालात अभी बांग्लादेश के अंदर है, जहां पर एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस को पूरी छूट दे रखी है, उन पर काबू पाने के लिए तारिक रहमान का वहां पर सत्ता में आना एक फायदेमंद बात हो सकती है। क्योंकि अभी अगर हम बात करें पिछले कुछ सालों की, अगर हम 1971 से लेकर अभी तक की बात करें तो जितने भी चुनाव बांग्लादेश में हुए हैं उसमें जो जमात है, जो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस वहां पर है, उनको वोट बहुत कम मिले हैं, करीब करीब 10% के आसपास ही। तो ऐसे में जो बांग्लादेश की जो आवाम है, जो जनता है, वो जो है इस तरह के एलिमेंट्स को सपोर्ट नहीं करती है। तो ऐसे में उनको काबू करने के लिए एक ऐसी मजबूत सरकार, चुनी हुई मजबूत सरकार वहां पर चाहिए, जो कि तारिक रहमान एक ऑप्शन उसमें हो सकता है। शैलेंद्र, मात्र यही नहीं है, आपने जो एक्सीलेंस फोर्सेस की बात की
वो तो है ही एक बहुत बड़ा चैलेंज कि आखिर उनको किस तरीके से कंट्रोल करना है। जो जेन जी इतने ज्यादा उतावले वहां पर देखे गए, कई सारी वहां पर सरकारी इमारतों को भी उनकी ओर से यहां पर नुकसान पहुंचा गया। लौटेंगे शैलेंद्र आपके पास, क्योंकि ये तस्वीर देखिए बहुत ज्यादा अहम है। आप देखिए किस तरीके से ढाका से अभी ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। खालिदा जिया के बेटे वापस लौट आए हैं और ऐसे में हालात वहां बदलेंगे या फिर नहीं, इसको लेकर सवाल हो रहा है। और उनसे मुलाकात करते हुए भी इस वक्त आप उनको देख रहे हैं, उनकी जो बेटी है, उनका पूरा परिवार उनके साथ, उनकी जो पत्नी है वो भी यहां पर वापस आई हैं। और कुछ ही देर में जब खालिदा जिया के साथ उनकी मुलाकात होगी तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पूरा परिवार उनके स्वागत में यहाँ पर एकत्रित हुआ है। उनका जो पूरा परिवार है वो आप इस वक्त एक साथ उनके देख रहे हैं। और ऐसे में उनका लौटना बांग्लादेश के लिए बेहद अहम है। लेकिन बांग्लादेश का राजनीतिक भविष्य अब आगे किस तरीके से तय होगा, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आखिर तारिक रहमान को वो प्यार बांग्लादेश की जनता की ओर से यहां पर मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। शैलेंद्र बांगू हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आप एक्सीलेंस फोर्सेस का जिक्र कर रहे थे, उनको कंट्रोल करना तो बेहद जरूरी है, लेकिन जेन जी को कंट्रोल करना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि जेन जी वहां पर इतना उतावला है कि अगर कोई भी एक फैसला उनको पसंद नहीं आता वो सड़कों पर तुरंत उतर आते हैं और उसके जगह वो वायलेंस करते हैं अपनी मांगों को, अपनी शर्तों को मनवाने के लिए। तो वो भी बहुत अहम है, एक ऐसा चेहरा चाहिए जो दोनों को ही कंट्रोल कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि जिस तरह के हालात इस वक्त बांग्लादेश में है शेख हसीना के जाने के बाद, हालांकि हमने ये भी देखा कि शेख हसीना ने अपने 15 सालों के अंदर बांग्लादेश की सूरत जो बदली है। वहां पर लोगों को गारमेंट्स के अंदर इतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है, तो उससे कहीं ना कहीं बांग्लादेश की तस्वीर बदली है। लेकिन उनके निष्कासन के बाद, उनके देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश के हालात बद से बदतर होते चले गए। और जो ऐसे फोर्सेस हैं उनको रोकने के लिए यूनुस सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। तो ऐसे में ना सिर्फ वो फोर्सेस बल्कि जो जेन जी है, जिसको जेन जी कहा जाता है, उनको एंगेज करने के लिए ऐसी पॉलिसीज, ऐसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करना, यही सरकार का काम होता है। ना कि उनको छूट दी जाए कि वो तोड़फोड़ करें। हालांकि हमने इस तरह की तस्वीरें ना सिर्फ बांग्लादेश में देखी, हमने नेपाल में कुछ पहले देखी है, इससे पहले श्रीलंका में भी देखी है, जहां पर जेन जी लगातार जो इस तरह के कदम उठा रही है। लेकिन इसमें एक स्टेबल गवर्नमेंट का होना जरूरी है ताकि वो ऐसी पॉलिसीज लेकर आए ताकि लोग, और खासतौर से यूथ सेंटर्ड वो पॉलिसीज हो। हालांकि हमने ये भी देखा कि पिछले दिनों में मोहम्मद यूनुस के खिलाफ भी एक इस तरह के बयान जारी किए गए कि जो उस्मान हादी की मौत के जिम्मेदार उनको अगर पकड़ा नहीं गया तो ऐसे में यूनुस को भी इस्तीफा देना चाहिए। तो ये तमाम जो एक भावना वहां पर भड़की हुई है, उसको कंट्रोल करने के लिए एक मजबूत सरकार का, एक चुनी हुई मजबूत सरकार को जो सही पॉलिसीज लेकर आए, ये बहुत जरूरी है बांग्लादेश की डेमोक्रेसी के लिए और बांग्लादेश की स्टेबिलिटी के लिए। और इसको समझते भी हैं बहुत अच्छे से तारिक रहमान, क्योंकि अभी खबर ये भी सामने आ रही थी कि जहां पर उस्मान हादी का जो जनाजा निकाला गया था, उसके बाद जहां उनको दफनाया गया है, उस जगह पर भी जाएंगे तारिक। यानी वो समझते हैं कि अगर प्रसिद्धि चाहिए, 17 साल बाद वापस लौटे बांग्लादेश शैलेंद्र, तो जनता के बीच में जगह बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बहुत हॉट टॉपिक है इस वक्त वहां पर उस्मान हादी की मौत, वहां की जनता के लिए, वहां के जेन जी के लिए। इसी वजह से वो सड़कों पर उतरे हैं और इसी वजह से तारिक रहमान अब उनकी कब्र पर भी जाएंगे। आपने सही कहा। देखिए, इस वक्त जो एक सेंटिमेंट पैदा हो रखा है बांग्लादेश के अंदर, खासतौर से उस्मान हादी की मौत के बाद, हमने ये भी देखा कि किस तरह की वहां पर भीड़ इकट्ठा हुई थी जिस दिन उनका जनाजा था। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि वो पूरी तरह से यूनिस सरकार की तरफ से अरेंज किया हुआ एक इवेंट था। हालांकि ऐसे में जब सेंटिमेंट्स हैं बांग्लादेश के अंदर उस्मान हादी के फेवर में, तो ऐसे में ये मौका नहीं छोड़ना चाहेंगे तारिक रहमान। इसलिए ये भी बताया जा रहा है कि कल या परसों में वो वहां पर जा सकते हैं उनके कब्र के ऊपर। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि देखिए, पिछले 17 सालों में तारिक रहमान जो हैं वो लंदन में थे और वो लंदन में रहकर ही बीएनपी का कामकाज देख रहे थे। तो उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो चुनाव है सर पर है, अब से करीब करीब 1-1.5 महीने के अंदर चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे में टाइम फ्रेम बहुत कम बचा है, जबकि वो खुद वहां पर पहुंचे हैं। तो चुनाव किस तरह से होंगे, चुनाव की कैंपेनिंग कैसे होगी, किस तरह से लोगों को एकजुट किया जाएगा, और उनकी जो पार्टी है वो किस तरह उनको फॉलो कर देगी। वो अभी तो बिल्कुल एक रिमोट कंट्रोल तरीके से पार्टी को चला रहे थे। दूसरी अहम बात ये, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, तो ऐसे में वो, हालांकि इसमें बड़ी बात यह है कि कोई बड़ा चेहरा सामने नहीं है इस वक्त तारिक रहमान के, तो उनके लिए चुनाव जीतना इतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या मोहम्मद यूनुस के होने देंगे, क्या वो पाकिस्तानी फोर्सेस जो कि इस वक्त बांग्लादेश में ऑपरेट कर रही हैं वो ये होने देंगी कि चुनाव वहां पर समय से हो। हालांकि यूनुस तो कहते आ रहे हैं कि 12 फरवरी को ही चुनाव होंगे, लेकिन देखना ये होगा कि जिस तरह का केओस वहां पर क्रिएट किया गया है, उसका मकसद क्या यही है कि केओस हो, बल्कि ये भी बताया जा रहा है कि जो मकसद ये है कि जो चुनाव है वो समय से ना हो पाए। बेशक बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सवाल इससे खड़े होते हैं जब वतन वापसी यहाँ 17 साल बाद तारिक रहमान की हो रही है, जो कि बीएनपी के नेता हैं, उनके बेटे हैं।
ऐसे में अब सवाल यह है कि जो लोकप्रियता अब तक यहां पर रही है, क्या वही दोबारा से हासिल कर पाएंगे तारिक रहमान या फिर नहीं? बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारियां आपने हम तक यहां पर पहुंचाई, उसके लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन बांग्लादेश से जुड़ी ये तस्वीरें बेहद अहम यहां पर हो जाती हैं हर किसी के लिए, भारत के लिहाज से भी, क्योंकि बड़ी हलचल है। और देखिए, कहा जाता है कि आप अपने पड़ोसी कभी बदल नहीं सकते, इसलिए आपको अपने रिश्ते उनके साथ मधुर ही रखने, क्योंकि सबसे पहले पड़ोसी ही सामने आते हैं मदद का हाथ आगे बढ़ाने के लिए। और भारत ने किस तरीके से 1971 में बांग्लादेश का साथ दिया, इंदिरा गांधी की सरकार थी, 1971 का युद्ध लड़ा गया और भारत की सेनाओं ने अपनी पूरा शौर्य दिखाया। पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था तब बांग्लादेश को, लेकिन बाद में बांग्लादेश का गठन हो जाता है। 1971 का वो युद्ध बांग्लादेश भी कभी नहीं भूला। शेख मुजीबुर रहमान, जिनकी बेटी खुद शेख हसीना थी, अभी वो बांग्लादेश में है ही नहीं। उनकी जो पार्टी थी आवामी लीग, उसको बैन कर दिया गया है, यानी चुनावों में भी वहां पर वो उम्मीदवार नहीं उतार सकते। और इसलिए अब बीएनपी के अंदर ये एक कॉन्फिडेंस, आप इसको कह लीजिए, एक आत्मविश्वास इसको कह लीजिए, क्योंकि सामने कोई मजबूत पार्टी नहीं हो। जब सामने आपके कोई बहुत मजबूत दल नहीं होता तो आप खुद को ही सर्वे सर्वा समझते हैं। बीएनपी कुछ ऐसा ही खुद को इस वक्त समझ रही है। बीएनपी को पूरी उम्मीद है अगर फरवरी में चुनाव हुए 2026 में तो वो जीतेंगे, और अगर वो जीते तो तारिक रहमान को सत्ता में बिठा देंगे, यानी कि वो प्रधानमंत्री बना देंगे। लेकिन तारिक रहमान के लिए सबसे ज्यादा जो सवाल अभी इस वक्त है वो यही है कि जो लोकप्रियता यहां पर चाहिए एक राजनेता के तौर पर, एक प्रधानमंत्री के तौर पर, एक उम्मीदवार के तौर पर, क्या वो उनको मिल पाएगी या फिर नहीं। और बांग्लादेश से वरिष्ठ पत्रकार मजहर खान जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मजहर खान जी, हमने बहुत सारी तस्वीरें देखी अभी जब मुलाकात यहां पर हुई तारिक रहमान की, उनके साथ कौन कौन बैठा है और कौन किस किस से मुलाकात की, थोड़ा सा बताइए। मजहर खान जी, आवाज आ रही है आप तक? मजहर खान जी, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ढाका से, एयरपोर्ट से, किस किस के साथ अभी तक मुलाकात हुई है तारिक रहमान की? हम बहुत सारी तस्वीरें देख पा रहे हैं, कौन कौन से वो राजनीतिक चेहरे हैं? देखिए, पहले जो आप जो जिन मीडिया को देख रहे हैं, इनमें से एक तो उनकी बेटी आया, उनके संग उसकी वाइफ भी आ गया, और एयरपोर्ट पे वीआईपी लाउंज पे जो वेट कर रहे थे उनमें से थोड़े थे उनकी फैमिली मेंबर्स, और इनके अलावा रिजवी साहब थे, और सॉरी जी 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 जो सेंट्रल लीडर्स थे उन लोगों ने उनको ग्रीट किया वेरी सीमित परिसर पे, और अब वो एग्जिट किया और जा रहा है। जो सो फार आई हैव कम टू नो दैट ही इज गोइंग फॉर एग्जिट और फ्रॉम वीआईपी लाउंज। मजहर खान जी, खालिदा जिया के साथ भी कोई मुलाकात यहाँ पर होनी है? क्योंकि अब तक ऐसी कोई तस्वीर हमने खालिदा जिया के साथ उनकी नहीं देखी। एवरकेयर हॉस्पिटल पे एडमिट है। खालिदा जिया की जो बहन है शायद पास में वो है, और खालिदा जिया की तो मजहर खान जी, एक तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, सफेद रंग की साड़ी पहनी एक महिला वहां पर बैठी है, उनसे भी वो मुलाकात कर रहे हैं। ये महिला कौन है? खालिदा जिया की बहन है शायद, मगर नॉट खालिदा जिया फॉर कंफर्म। जी, यानी कि खालिदा जिया के साथ अब तक उनकी मुलाकात यहाँ नहीं हुई है, लेकिन जैसा मजहर खान जी हमें जानकारी दे रहे हैं, ये उनकी बहन थी और अभी फिलहाल मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए शायद खालिदा जिया अस्पताल में भर्ती हैं। तो इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है न्यूज 18 इंडिया पर। बांग्लादेश की इस बड़ी राजनीतिक हलचल पर एक एक अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे और सभी बड़े मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आप देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया।